मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की की वीडियो देख रहा था। वो जमान पार्क के सामने चेयरमैन पीटीआई के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर ने उससे पूछा, मुल्क में पीटीआई 3.5 साल हुक्मरान रही, उस दौरान खान साहब ने क्या कमाल किया था। लड़की ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, हमारे खान साहब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर ने हंसकर पूछा, मसलन? वो लड़की बोली, मसलन खान साहब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर ने फौरन कहा, क्या आप इनमें से किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, खान साहब ने काला बाग डैम बनाया था। ये सुनकर यूट्यूबर के साथ साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये वाकया कुछ भी नहीं था। असल वाकया इसके बाद पेश आया था। मैंने चंद दिन बाद ये वाकया नौजवानों की एक महफिल में सुनाया। वाकये के बाद उस पूरे हाल में सिर्फ एक शख्स हंस रहा था, और वो शख्स मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता था और कभी एक दूसरे को। मुझे उस वक्त मालूम हुआ, जिहालत के इस बहरे जुल्मात में वो लड़की अकेली नहीं, बल्कि 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान उस लड़की जैसे हैं। ये सिरे से हकाइक से नाबलद हैं। ये डैम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इन्हें काला बाग के बारे में कुछ इल्म है। ये महज प्रोपेगेंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जहालत के झूले में झूल रहे हैं। और ये सिक्का बंद हकीकत है, जाहिल मुआशरे के तारीख और हकाइक से नावाकिफ लोगों के साथ वही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी पीटीआई के किसी नौजवान से पूछ लें, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आखिर क्या जुर्म कर दिया, हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी, इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी। हम अगर जिंदा हैं और हम अगर कौम भी हैं तो फिर हमें अब खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाकयात का तज्जिया करना होगा, ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे खौफनाक वाकयात से बच सकें। ये हकीकत है, हादसा एकदम नहीं होता, ज़माना बरसों इसकी परवरिश किया करता है, और ये हादसा भी अचानक नहीं हुआ था। हमने इसे भी बाकायदा पाला था, और हमने अगर अब भी वजूहात तलाश करके उनका तदारुक ना किया तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माजी से ज़्यादा तबाही आएगी। हमें आज ये मानना होगा, इस हादसे की बड़ी वजह बेमहार नौजवान हैं। दुनिया में 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया था। हमारी एक पूरी नस्ल ने इस दौर में आँख खोली। वालदैन ने पेट काट कर उनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया, और नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ जुड़ते चले गए। हमें यह भी मानना होगा, सोशल मीडिया जहालत का बहरे बेकरां है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है, और हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफरत भी मिला दी, और यूं सोशल मीडिया ऐप्स नफरत और जहालत की एक ऐसी माजून बन गई जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल ये है कि मुल्क में अखबार बंद भी हो रहे हैं और सुकड़ भी रहे हैं, और किसी को ज़रा भी मलाल नहीं। चुनाचे आप फिर खुद फैसला कीजिए, अवाम ने मालूमात और अकल कहाँ से लेनी थी। इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा, और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई हैं। हमें इन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकिफ पहले लीडर थे। खान साहब ने 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स में काम किया और कमाल कर दिया। इन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बट हायर किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लॉट में इनका कोई हरीफ नहीं था, सिर्फ मरियम नवाज ने इनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताखीर के साथ मैदान में उतरी और बार बार मसलहत का शिकार भी होती रहीं। नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज भाग गया। खान का दूसरा कमाल फौज थी। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बॉम्ब के बाद मैं आपका सबसे बड़ा
असासा हूँ और फौज ने इन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 वर्षों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बना कर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और फ़न्नी रगड़ा लगा दिया जाता था। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था और ये लोग इसकी माँ बहन एक कर देते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए गए। आप 2011 से 2022 तक के आदादो शुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। मुल्क में 11 वर्षों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया और वो चैनल खान साहब को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। आप अगर 2011 से 2013 तक सोशल मीडिया का तज्जिया भी करें तो आपको इल्म होगा इन 12 वर्षों में आसिफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजलुर रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता और हकाइक, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगेंडे को हकीकत मानते चले गए। चुनाचे आज अब किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद उससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कयानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें। ये इन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से पीटीआई के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये उसे मुल्की तारीख का शानदार तरीन ज़माना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पिट मरें मगर ये नहीं मानेंगे। और हमें ये भी मानना होगा, जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबलद थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और सियाह डाले के वजूद ही से वाकिफ नहीं थे। रही सही कसर तहरीक लब्बैक की कॉल्स ने पूरी कर दी। इलामा खादम हुसैन रिजवी और उनके साहिबजादे साद रिजवी की कॉल्स ने मुल्क की चूल्हे हिला दी। नौजवानों ने ये भी देखा, घेराव, जलाओ और कत्ल गारत गरी के बावजूद हुकूमत ने इन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया है, तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और इसके साथ बाकायदा ठट्ठा करने लगे। ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। पीटीआई की हुकूमत बहरहाल ख़त्म हुई और खान साहब अपनी शोहरत और हमाकत के ज़ोम में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफ़े था। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते, तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वज़ीर आज़म होते या मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे दिया और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तज्जिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा था और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अदलिया में भी अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी इनका साथ दे रहा था और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के मुवक्कलात इनके साथ खड़े थे और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला। और फिर इनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गए और ये अब बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सफारती ताकतें इनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस इनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी इसी माह हो जाएंगे और इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे? क्या हम मनहसूल कौम तौबा ताइब होंगे? क्या हम मुल्क को पटड़ी पर वापस लाने का फैसला करेंगे? और क्या हमने गलतियों के अजाले का फैसला
کر لیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر شاید اصلاح کی گنجائش موجود ہے، ورنہ دوسری صورت میں احساس کا یہ دورانیہ صرف 2.5 سال پر محیط ہوگا۔ 2025 طلوع ہوا نہیں اور ہم ایک بار پھر اس بیماری کا شکار ہوئے نہیں۔ خان صاحب یا علامہ سعد رضوی دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے اور قوم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے، واٹ اے کنٹری۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.